जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम विष्णु है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया था। दिल्ली सल्तनत की एक पृष्ठभूमि आप लोगों के सामने रखी थी, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि कौन सा पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने हमारे भारत में इन्वेड किया था। इसके बाद महमूद और गजनवी के बारे में बताया। नेक्स्ट आपको मोहम्मद गौरी के बारे में बताया। फिर उसके बाद ऐसे करते करते मैं आपको दिल्ली सल्तनत तक लेके आया था। दिल्ली सल्तनत में आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी के बारे में। दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी के बारे में, जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी। इस स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाले आदमी का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गवर्नर था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी की डेथ 1206 में जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, उसके बाद कुछ समय तक कुतुबुद्दीन ने राज किया। कुतुबुद्दीन ने लगभग 1206 से 1210 तक, सिर्फ 4 सालों तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राज किया था। इन 4 सालों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना, अब 4 साल बहुत कम टाइम पीरियड होता है, अब इन 4 सालों में कुतुबुद्दीन ऐबक पूरी अच्छी तरीके से अपने एम्पायर को स्टैब्लिश नहीं कर पाया था। ठीक है, एक चीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक की ये थी। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ काम करवाए थे, वो देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले राजा बनने के बाद क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले राजा बनने के बाद जितने भी इंटरनल रिवॉल्ट्स हो रहे थे उनको ख़त्म किया था। जितने भी इंटरनल रिवॉल्ट्स हुए थे उनको ख़त्म किया था। जितना भी एक्सटर्नल थ्रेट था, एक्सटर्नल इन्वेडर्स का जितना भी थ्रेट था, डर था, उसको भी ख़त्म किया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। ख़त्म नहीं करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, जो कि आप जानते ही कहाँ पे है, दिल्ली में है। अच्छा, बच्चों को इस चीज़ को लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार अपने नाम पे रखा है, लेकिन नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम उस समय के बहुत बड़े सूफी सेंट के नाम से रखा था, जिसका नाम था, बहुत बड़े जो सूफी सेंट थे उनके नाम से रखा था, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी। ये बहुत बड़े सूफी सेंट थे। इनके नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। इसके साथ साथ एक और बिल्डिंग है जिसका नाम बहुत फेमस है, जिसका कंस्ट्रक्शन भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसका नाम है क्वैतुल इस्लाम मॉस्क। क्वैतुल इस्लाम मॉस्क, जो कि ये भी कहाँ है, दिल्ली में, क्वैतुल इस्लाम मॉस्क। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन से इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने सिर्फ 4 साल तक राज किया था, 1206 से लेकर के 1210 तक। इस 1206 से 1210 4 साल तक के इनके राज्य में इन्होंने आते ही इंटरनल रिवॉल्ट्स को ख़त्म किया था। नेक्स्ट, एक्सटर्नल इन्वेडर्स का जो डर था उसको ख़त्म किया था। क्वैतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में इन्होंने बनवाई थी। अच्छा, एक और चीज़, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था बहुत ही ज़्यादा दानी था। वो बगैर
किसी रिलीजन को देखे, बगैर किसी धर्म को देखे कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, लोगों की मदद बहुत करता था। इसलिए इसको एक टाइटल दिया गया था लख बख्श का। ये टाइटल इसको दिया गया था जिसका मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स। लाखों रुपए ऐसे ही दान में दे दिया करता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि इसने जो भी बिल्डिंग्स बनवाई थी, जो भी मॉन्यूमेंट्स बनवाई थी, इसने बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़ करके उन जगहों पर इसने ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो छोटा सा कार्यकाल रहा, इनकी जो मृत्यु हुई वो 1210 में हुई, लाहौर में। उस समय एक गेम चलता था, लाहौर में गेम खेल रहे थे पोलो, जो आजकल के टाइम में हम लोग पोलो कहते हैं, ठीक है। पोलो खेलते खेलते कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर पड़े थे। घोड़े से गिरने की वजह से इनके काफ़ी चोट आ गई थी शरीर में, और जिसकी वजह से 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो 1210 में तो अलविदा कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चल बसे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो लड़का था जिसका नाम था आरम शाह, आरम शाह ने गद्दी संभाली। आरम शाह ने मुश्किल से 1 साल राज किया। 1 साल के राज्य में जो दिल्ली के नोबल्स थे, नोबल्स मतलब ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो कि राजा की मदद किया करते थे, जो नोबल्स थे, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी खेली, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि आरम शाह कैपेबल राजा नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीके से राज नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छा सुल्तान नहीं है ये। तो इसीलिए क्या किया, इन नोबल्स ने कॉन्स्पिरेसी खेली जिसके तहत आरम शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ को बुलाया गया जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पूरा नाम है शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश भी एक स्लेव था। इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद के लाया था, ठीक है। बाद में शम्सुद्दीन के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़के का विवाह कर दिया, शादी कर दी, जिसके बाद इसका दामाद हो गया था। तो नोबल्स को लगा कि आरम शाह तो बहुत ही बेकार सा सुल्तान है, इससे राज चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए इन नोबल्स ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ इल्तुतमिश, जिसका नाम था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, को इनवाइट किया और इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली की गद्दी संभाली और 1211 से 1236 तक का जो टाइम पीरियड रहा वो इल्तुतमिश के नाम रहा। इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी 1211 से 1236 तक संभाली, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इल्तुतमिश ने भी अपने पूरे कार्यकाल में अच्छे काम किए, काफी बड़े काम किए। इल्तुतमिश ने पूरी अथॉरिटी को सेंट्रलाइज कर दिया था। अब इल्तुतमिश जब गद्दी में बैठा तो इल्तुतमिश को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठा, कब बैठा था? 1211 में जब ये गद्दी पे बैठा, तब इसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो जो सबसे पहली दिक्कत इल्तुतमिश को फेस करनी पड़ी वो थी नासिरुद्दीन कबचा। ये मुल्तान का रूलर था जिसने पंजाब को अपने अंडर में कर दिया था। इसके बाद जो दूसरी दिक्कत इल्तुतमिश को जिसका सामना करना पड़ा वो याल्दीज था, जो कि गजनी का रूलर था, जो अपने आप को लीगल हायर मानता था कि जितना भी हिस्सा, जितना भी राज्य मोहम्मद गौरी ने जीता था उसका लीगल हायर मैं हूं, इसीलिए दिल्ली की गद्दी में बैठने का हक मेरा है, ये कहता था याल्दीज। इसके बाद जो तीसरा खतरा इल्तुतमिश को देखना पड़ा वो था अली मर्दान का। अब जो अली मर्दान था ये गवर्नर ऑफ बंगाल था, बंगाल का गवर्नर था। इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था
और सुल्तान बनने को क्लेम करने लग गया था, सपने देखने लग गया था सुल्तान बनने के। तो ये तीन बड़ी बड़ी दिक्कतें इल्तुतमिश के सामने तब आई जब वो नया नया राजा बना था, नया नया अब उसको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है, क्या रहता है। लेकिन अब क्या हुआ, इल्तुतमिश ने अपनी सेना उठाई और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे ले गया। वहां पे एक ही साथ नासिरुद्दीन कपचा और याल्दीज को हरा दिया, इनका खेल वहीं खत्म कर दिया। उसी समय अली मर्दान जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसको हराया गयासुद्दीन ने। गयासुद्दीन ने इसको हराया और खुद गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया। बाद में इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन को हराया और इसको मार दिया। इस तरीके से इल्तुतमिश ने शुरुआत में अपनी तीनों दिक्कतों को खत्म किया। कैसे कि अपनी सीधी सीधी सेना लेके गया सिंध की तरफ, वहां इसने नासिरुद्दीन कपचा और याल्दीज को हराया। उसी समय बंगाल में क्या हो रहा था, बंगाल में गयासुद्दीन अली मर्दान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें गयासुद्दीन जीत गया और अपने आप को उसने गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया। इसी का फायदा उठा करके इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन पे आक्रमण किया, जीत गया और उसको खत्म कर दिया। इस तरीके से इल्तुतमिश ने जो शुरुआती चैलेंजेस थे उनको खत्म किया। इसके बाद 1221 शताब्दी तक, 1221 तक इल्तुतमिश ने अपने एम्पायर को पूरे इंडिया में अच्छी तरह फैला दिया था, नर्मदा नदी तक पूरा फैला दिया था दिल्ली से। इसके बाद अब एक दिक्कत सेंट्रल एशिया की से बढ़ रही थी धीरे धीरे इल्तुतमिश की तरफ। वो दिक्कत क्या थी, एक रूलर था सेंट्रल एशिया का, बड़ा ही खतरनाक रूलर था उस समय का, जिसका नाम था चंगेज खान। अब स्टोरी करना सुनिएगा इस चीज को। एक रूलर था चंगेज खान ने, एक सेंट्रल एशिया का बहुत ही खतरनाक राजा था उस समय का। तो चंगेज खान धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता जा रहा था, राज्यों पे आक्रमण करता जा रहा था, जीतता जा रहा था। तो उस समय पर्शिया का एक शाह था, शाह ऑफ पर्शिया कहते हैं उसे, उसको इसने हराया। शाह ऑफ पर्शिया जो पर्शिया का शाह था उस समय का, वहां का राजा था, वो वहां से भागा अपनी जान बचा करके और भारत की तरफ आया ताकि यहाँ पे उसको शेल्टर मिल सके। लेकिन इल्तुतमिश को लगा कि अगर मैंने इस शाह को शेल्टर दे दिया, अपने हरम में ले लिया, तो चंगेज खान भारत में आक्रमण कर देगा। चंगेज खान को लगेगा कि भारत उसके खिलाफ है। अगर चंगेज खान ने भारत में आक्रमण कर दिया तो उसकी सेना के सामने हमारी सेना कुछ भी नहीं है, तो हम किस तरीके से उसका सामना कर पाएंगे। अभी अभी गद्दी मेरे को मिली है, वो भी मेरे हाथों से चली जाएगी। तो इसलिए इल्तुतमिश ने शाह ऑफ पर्शिया को मना कर दिया, उसने उसको शेल्टर नहीं दिया। तो इस तरीके से इल्तुतमिश ने चंगेज खान से अपने भारत, मतलब हमारे भारत की रक्षा करी। अच्छा, तो ये तो थोड़ा बहुत हमने समझ लिया इल्तुतमिश के पूरे राज्य के बारे में कि किस तरीके उसने राज्य किया, कौन कौन सी दिक्कतें उसने झेली, किस तरीके से दिक्कतों से उसने लड़ा, कितना कैसा डिप्लोमेटिक था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार को शुरुआत करवाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कुतुब मीनार को खत्म कराने का काम किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने खत्म कराने का काम किया था। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू कराने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसको खत्म कराने वाला था इल्तुतमिश। इसके अलावा इल्तुतमिश ने बदायूं में अपना एक मॉस्क बनवाया और खुद का मकबरा टॉम बनवाया रेड सैंडस्टोन से। इल्तुतमिश ने ये काम किए अपने पूरे कार्यकाल में। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कुछ अचीवमेंट्स रही इल्तुतमिश ने अपने पूरे कार्यकाल में, कुछ अचीवमेंट्स हासिल करी थी। क्या अचीवमेंट्स थी जो इल्तुतमिश ने हासिल करी थी? पहली तो ये थी कि इल्तुतमिश ने 40 नॉवेल्स का एक ग्रुप बनाया था जिसको कहा गया चालीसा।
ये ग्रुप क्या करता था, इल्तुतमिश की मदद करता था। कभी भी ये कोई सी चीज़ में फंस जाता था, कोई डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो उस चीज़ में ये जो 40 नॉबल्स का ग्रुप था ये इल्तुतमिश की मदद करता था। दूसरी अचीवमेंट क्या रही, इल्तुतमिश ने पूरी की पूरी जो ताकत थी वो अपने अंडर में ले ली थी। एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह काम करने लगा था, सेंट्रल अथॉरिटी की तरह काम करने लगा था। डिसेंट्रलाइजेशन, जो जगह 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 पावर्स बटी हुई थी, उसने उन सबको इसने खत्म किया था और एक सेंट्रलाइज तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। इल्तुतमिश ने अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, साथ में रेवेन्यू सिस्टम लेके आया। रेवेन्यू मतलब कर, कर मतलब टैक्स, रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने अपने पूरे साम्राज्य को, पूरे राज्य को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। पूरे के पूरे राज्य को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था। प्रोविंसेस को कहा गया इक्ताज, और उन प्रोविंसेस पे एक ऑफिसर बैठा दिया गया। ऑफिसर का क्या काम होता था, सारी दिक्कतों को देखना, टैक्स इकट्ठा करना। इन ऑफिसर्स को बोला गया इक्तादार। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश माने तो मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस सबको देख रेख कर पाना, तो इसलिए क्या किया उसने, पूरे के पूरे अपने राज्य को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। प्रोविंसेस यानी कि इक्ताज में, और हर प्रोविंस में एक ऑफिसर बैठा दिया जिसका काम होता था वहां की देख रेख करना और टैक्स इकट्ठा करना। तो उस ऑफिसर को बोला गया इक्तादार। इसके अलावा इल्तुतमिश ने टोटल 26 साल तक राज किया। इस 26 साल में आपको मैंने बताया क्या क्या इसके अचीवमेंट्स रही। साथ में इसने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स लेके आया मार्केट में, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स मार्केट में लेके आया। तो एक तरीके से इल्तुतमिश का जितना भी कार्यकाल रहा था 26 साल का, वो काफी अच्छा रहा था। और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट करी। उसने 4 साल तक राज्य किया। उन 4 साल के राज्य में 1206 से लेकर के 1210 तक उसने क्या क्या काम किए। इसके बाद 1 साल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का आरम शाह राजा बना, लेकिन वो इतना भी अच्छा राजा नहीं था, इतना अच्छा सुल्तान नहीं था। तो नौबत से मिलकर कॉन्स्पिरेसी के लिए, जिसके तहत आरम शाह को हटा दिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को बुलाया गया। और इल्तुतमिश ने 1211 में गद्दी को संभाला। 1211 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश अपनी गद्दी में बैठा। जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा, उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम मुल्तान से थी, पंजाब एरिया से। जो नासिरुद्दीन कब्चा थे, जो मुल्तान का राजा था, उसने क्या किया था, पंजाब को अपने अंडर में कर लिया था। इसके बाद याल्दीज, जो कि गजनी का एक सुल्तान था, उसको ये लगता था कि मैं तो लीगल हायर हूँ दिल्ली की गद्दी का, इसलिए गद्दी मेरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको भी, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया और उसको भी ये लगने लगा कि मुझे सुल्तान होना चाहिए। तो इनका सामना कैसे किया इल्तुतमिश ने? इल्तुतमिश अपने सैनिकों को लेकर, पूरी सैनिक बल को लेकर के सिंध की तरफ पहुंचा और वहां पे उसने कब्चा और याल्दीज दोनों को खत्म किया। उसी समय जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसके साथ युद्ध हुआ गयासुद्दीन का। गयासुद्दीन उसमें जीतता है और खुद को गवर्नर ऑफ बंगाल बना देता है। इल्तुतमिश इसका फायदा उठाता है और गयासुद्दीन के साथ युद्ध करता है, उसको हरा देता है और साथ में मार देता है। 1221 तक सब कुछ चीजें सही चली, लेकिन 1221 के बाद एक और दिक्कत इल्तुतमिश के सामने आने लगी। वो थी चंगेज खान की। चंगेज खान ने उस समय पर्शिया के जो सुल्तान था, पर्शिया का जो शाह था, उसको हराया था। पर्शिया का जो शाह था वो अपनी जान बचाते हुए इंडिया की तरफ आया था, भारत की तरफ आया था। इल्तुतमिश को ये लगा कि अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा, शेल्टर दिया, तो चंगेज खान को लगेगा कि हम उसके खिलाफ हैं और चंगेज खान अपनी पूरी सैनिक बल लेकर के हमारे भारत में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारे सैनिक इतने भी ज़्यादा नहीं है जो चंगेज खान की सैनिक बल के सामने खड़े हो पाएँ। तो इसलिए इल्तुतमिश ने पर्शिया के जो शाह था उसको शेल्टर देने से मना कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे इल्तुतमिश
को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था आर्ट बनाना, बिल्डिंग्स खड़ी करना, तो उसने जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म करने वाला इल्तुतमिश था। इसके अलावा उसने बंदायूं में एक मॉस्क बनवाया और अपना खुद का टॉम बनवाया रेड सैंडस्टोन से। अचीवमेंट्स की बात करें तो जो इल्तुतमिश था, इसने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन शुरू किए, अपने पूरे के पूरे राज्य को प्रोवियांसिस में कन्वर्ट किया। ठीक है, प्रोवियांसिस का नाम दिया गया इक्तास, और प्रोवियांसिस में एक ऑफिसर बैठा दिया गया, जो उस ऑफिसर को बोला गया इक्तादार। उसका मतलब मेन मकसद यही होता था कि उस एकता में, उस प्रोवियांस में कोई भी दिक्कत हो तो उसको संभालना, साथ में टैक्स इकट्ठा करके राजा तक, सुल्तान तक पहुंचाना। तो यही 26 साल का कार्यकाल रहा इल्तुतमिश का। 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। अब 1236 में जब इल्तुतमिश की डेथ होती है तो इसके बाद जो इसका लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा ही खराब सुल्तान होता है, लगता है कि नहीं कर पाएगा इस तरीके से। तो इल्तुतमिश खुद चाहता था कि मेरा लड़का राजा ना बने बल्कि मेरी लड़की इस गद्दी को संभाले। इल्तुतमिश की लड़की का नाम था रज़िया, जो बाद में रज़िया सुल्तान के नाम से फेमस हुई। तो रज़िया सुल्तान का कार्यकाल क्या रहा? रज़िया सुल्तान के बाद इल्तुतमिश का एक और लड़का था नासिरुद्दीन महमूद, उसका कार्यकाल कैसा रहा, और उसके बाद बालबन। तो ये 3 कार्यकाल मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। आई होप आप लोगों ने जैसे मेरी पुरानी वीडियो को प्यार दिया, आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे, उससे ज़्यादा ही प्यार देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।